अगेन चिल्ड्रन टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि इंडिया की इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं और इंडिया की इकोनॉमी का वो फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था ना। अब हम लोग ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। ठीक है, अब सही है स्पेलिंग ना। सी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, तो इसमें सबसे पहला है आपका लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था, फीचर्स में एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड और स्टैग्नेंट होने का क्या कारण था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड और स्टैग्नेंट होने का सबसे पहला कारण था आपका लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। भाई प्रोडक्शन का मतलब एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी का मतलब पोटेंशियल आउटपुट। भाई हमारा काम करने की शक्ति, हमारे काम करने की क्षमता कितनी है, वो होता है प्रोडक्टिविटी। भाई कोई भी लैंड कितना प्रोड्यूस कर सकता है वो प्रोडक्टिविटी, और हम कितना उससे आउटपुट निकाल रहे हैं वो प्रोडक्शन है। भाई ठीक है, तो यहां पर लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात। तो भाई लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्यों था, तो भाई अगर हम देखें तो लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्यों, भाई हम जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना कर रहे हो रिसोर्स का। भाई रिसोर्स का अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा कि भाई प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्टिविटी का लेवल भी कम होगा। हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज ना कर रहे हो, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी न मिल रही हो, तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। और अगर हम इसको मेजर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि वीट जो है आपका 660 केजी पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर लैंड पर 660 केजी का हम प्रोडक्शन कर रहे थे। कब, 1947 में। दिस इज 1947 और ये कब था आपका 2018 में। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका कि 1947 में हमने देखा कि 660 केजी पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, और वही जब इंडिया की गवर्नमेंट बनी तो 2018 तक में इंडिया की गवर्नमेंट ने इसी वीट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर के कितना कर दिया, 3408 केजी पर हेक्टेयर। मतलब कि पहले एक हेक्टेयर लैंड पे हम 660 केजी प्रोड्यूस करते थे, अब कितना प्रोड्यूस करने लगे, 3408 केजी। मींस इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ गया। प्रोडक्टिविटी का लेवल कैसे बढ़ा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या दिया होगा, मॉडर्न मीन्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर एंड परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, और जो है अलग अलग तरह के टेक्निक्स का यूज किया होगा, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करने के बाद हमने क्या किया, देखा कि प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज हो गया। ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ये चीज हमें नहीं प्रोवाइड किया था ना। अगर हम देखें राइस का प्रोडक्टिविटी, तो राइस हम एक हेक्टेयर पे 665 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करते थे, और जो अब आपका कितना हो चुका था, 2665 केजी पर हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर पे हम कितना प्रोड्यूस करने के लिए, 2665 केजी का ना। When you will go for production in लाख टन, मतलब कि 64 लाख टन का प्रोडक्शन हम 1947 में कर रहे थे, और यही 991 लाख टन का प्रोडक्शन हम करने लगे 2018 में। और अगर हम राइस पर चले तो 220 केजी लाख टन का प्रोडक्शन कर रहे थे, और जो है 1156 लाख टन का प्रोडक्शन हम कर रहे थे किसमें, आपका राइस में, 2018 में। मीन्स हम ये देख सकते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में प्रोडक्शन का लेवल जो था आपका कितना कम था, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और यही लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ही क्या था कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड बनाता है। ठीक है, बैकवर्ड क्यों था, बिकॉज वी डोंट हैव मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर एंड परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अच्छा अब ये लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्यों था और एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्ड होने का क्या कारण था, उसके आगे चलें तो हम क्या देखेंगे, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मींस ड्यू टू लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। फार्मर्स किस पर डिपेंडेंट थे, आपके रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। और ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या था कि अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिस साल रेनफॉल नहीं हुआ उस साल प्रोडक्शन भी लो होगा। ठीक है, तो ये क्या था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी थी ना भाई, पता ही नहीं था कब बारिश होगा कब नहीं होगा। उस समय हमारे पास कम्युनिकेशन का भी इतना बढ़िया साधन नहीं था, सोर्स नहीं था कि जिससे हम ये पता कर सके कि मौसम विभाग ने हमको बता दिया बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी क्या था, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का कारण था। ठीक है ना, डोमिनेंस
ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वही सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। मींस प्रोडक्शन फॉर ओन कंजम्पशन, मतलब उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे जितना हम कंज्यूम कर सके, उसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते थे, मतलब उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे कि जितना वो कंज्यूम कर सके। इसका कारण भी था ना, क्या कारण था भाई? उनके पास मॉडर्न टेक्निक नहीं थे। मॉडर्न टेक्निक होते तो वो खूब प्रोडक्शन करते, प्रोडक्टिविटी बढ़ता और प्रोडक्शन बढ़ता, प्रोडक्शन जब बढ़ता तो वो मार्केट में सेल करने के लिए जाते। लेकिन यहां पर जो है उनके पास मॉडर्न टेक्निक के न होने की वजह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो कर रहे थे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का जो नेक्स्ट कारण है वो क्या था आपका? गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। दो लोग आ गए इसमें, वन इज ओनर एंड अनदर वन इज टिलर। तो ये ओनर और टिलर कौन होते हैं भाई? ओनर जिसका लैंड है, ठीक है, और टिलर वो होते हैं जो उस लैंड पर काम कर रहे होते हैं। अगर ओनर ही उस लैंड पर काम कर रहा है तो ओनर एज वेल एज वो टिलर भी होगा। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था कि पॉवर्टी हाई लेवल पे चल रहा था। लोग दूसरों के लैंड पर काम करके अपने लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक का पैसा निकाल पाते थे। और यही जो गल्फ बिटवीन, गल्फ का मतलब होता है गैप। ओनर जो है, ओनर क्या कर रहा था? ओनर कर रहा था कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, कॉन्स्पिकस कंजम्पशन। और उसके बाद जो है टिलर क्या कर रहा था? टिलर कर रहा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कर रहा था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग टिलर क्यों कर रहा था भाई? अगर पूरा का पूरा मेहनत कौन कर रहा है? पूरी की पूरी मेहनत टिलर कर रहा है और उसको दिया क्या जा रहा है? उसको दिया जा रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब कि सिर्फ उसके खाने भर का दे दिया जा रहा है, लो भैया इतना अपने खाने भर का ले जाओ, और सारा का सारा प्रोडक्शन जो तुमने किया वो किसका हो जाएगा? ओनर का हो जाएगा। तो ओनर के पास क्या था? कॉन्स्पिकस कंजम्पशन हो रहा था। मीन्स अब जितना प्रोड्यूस नहीं किया उससे ज्यादा का प्रोडक्शन, उससे ज्यादा का कंजम्पशन के लिए उसके पास क्या आ जा रहा है? सामान। भाई कंजम्पशन से ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा? मार्केट में सेल करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। और टिलर क्या है? टिलर अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए फिर वो ओनर से क्या मांगता था? पैसा मांगता था, भैया हमको कुछ उधार दे दो। और इससे क्या था? इंडेप्टनेस, मतलब कि उधार, ठीक है। इंडेप्टनेस जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा था किसके ऊपर? टिलर ऑफ द सॉइल के ऊपर। और टिलर जो है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा थे और ओनर जो है लैंड के लिमिटेड हो चुके थे, ठीक है। मतलब कि ओनर के पास ज्यादा से ज्यादा लैंड होता था, बड़ा सा बड़ा लैंड होता था। तो इसके लिए क्या था कि भाई ये जो गैप था इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया ना भाई। जब टिलर के पास ज्यादा से ज्यादा डेप्थनेस होगा, वो बंधुआ मजदूर बनता चला गया, ठीक है, तो वो क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड करता चला गया। When you come to the next point, you will get small and fragmented holdings. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स में क्या हो जाएगा आपका? भाई जो किस टिलर के पास लैंड भी होता था ना, वो क्या होते थे? या तो वो बहुत छोटा लैंड होता था या फ्रेगमेंटेड, मतलब कि वन पीस ऑफ लैंड इज हियर एंड अनदर पीस ऑफ लैंड इज देयर। भाई फार्मर दौड़ दौड़ करके प्रोडक्शन नहीं करेगा, दौड़ दौड़ कर एग्रीकल्चर नहीं करेगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए उसके पास एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए। और स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से वो जो है मॉडर्न टेक्निक का भी यूज उसमें नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा था। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग की वजह से, होल्डिंग मतलब लैंड की होल्डिंग, ठीक है, तो होल्डिंग की वजह से क्या था कि वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पा रहा था, प्रोडक्टिविटी के लेवल को नहीं बढ़ा पा रहा था। भाई अगर एक जगह पे प्रोडक्शन करेगा, जो दूसरा लैंड उसका कहीं और पड़ा हुआ है, उस लैंड पे वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा ना, और उस लैंड में प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। और ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स की वजह से क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रहेगा। Now, when you come to the next, land revenue system, बहुत ही मेन पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया था। कहां पर? इंडिया में। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है आप देखिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इंडिया में क्या किया गया था भाई? एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर पर्सन अलॉट कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर ने। और उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया जमींदार। क्या नाम दिया गया भाई? जमींदार नाम दिया गया। अब ये जमींदारी सिस्टम आ गया इंडिया में, और जमींदारी सिस्टम में इंडिया में क्या किया गया भाई? जमींदार को एक पर्टिकुलर अमाउंट अलॉट कर देता था। कौन? ब्रिटिश की गवर्नमेंट कहती भाई आपसे मंथली मैं इतना पैसा लूंगा और आपके पर्टिकुलर एरिया में से आपको उतना अमाउंट क्या करना है? एज अ लगान, एज अ टैक्स कलेक्ट करना है। अब जमींदार से मान लीजिए ब्रिटिशर ने कहा कि मैं 10,000 रुपए लूंगा। अब जमींदार से ये नहीं पूछा जाता कि आपने 10,000 ही कलेक्ट किया या उससे ज्यादा। अब जमींदार जाता था वहां से लाख रुपए कलेक्ट किया, 2 लाख कलेक्ट किया, 10 लाख कलेक्ट किया, पूछने वाला कोई नहीं है। और जमींदार को टैक्स देना ही पड़ता था किसको? लैंड होल्डर को। अगर लैंड होल्डर जो है टैक्स नहीं देता था, दे लूज द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड।
भाई जितना लैंड जितना रेवेन्यू नहीं देगा, जितना टैक्स नहीं देगा, उतनी दूरी का लैंड का ओनरशिप वो खो देता था, और वो लैंड किसका हो जाता था? जमींदार का हो जाता था। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था बहुत ही दिक्कत कर रहा था। भाई जिस समय प्रोडक्शन नहीं हुआ उस समय भी आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। उससे नहीं मतलब होता कि आपका प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप फूड क्रॉप से जबरदस्ती शिफ्ट कर रहे हैं किस पर? आप कैश क्रॉप पर। तो ये जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप में आपका जैसे कि ग्राउंड नट आता था, इंडिगो आता था। ठीक है, मतलब कि एडवांस पेमेंट जबरदस्ती फार्मर को दिया जाता था और कहा जाता था कि आप प्रोडक्शन करिए किसका? कैश क्रॉप का। और अगर आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे। और इंडिगो क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि उनके ब्रिटेन में क्या होता था भाई, जो इंडस्ट्रीज डाई करती थी कपड़ों को, उस डाई करने के लिए उनको इंडिगो की जरूरत पड़ती थी, नील, ठीक है, कलर की। और इंडिया के इंडिगो सबसे ज्यादा बेहतरीन इंडिगो में आते थे। अच्छा, कारण क्या हुआ भाई? बहुत फायदा है ना, कि पैसा कमा रहे हैं तो उसमें तो फायदा है ना, कि भाई हमको एडवांस पेमेंट मिल रहा है, हम प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। लेकिन कारण ये था कि कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने से लैंड की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, और लैंड की फर्टिलिटी अगर कम हो जाएगी तो फिर आप अनदर क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करोगे? ठीक है, फार्मर ने सोचा कि हम खूब पैसा लेकर के क्या करेंगे? मार्केट से सामान खरीद लेंगे। अब मार्केट में जब सामान खरीदने गए तो पता चला कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड क्रॉप कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फूड क्रॉप की कमी हो गई इंडिया में। और उस फूड क्रॉप की कमी होने की वजह से क्या हुआ? फ्रिक्वेंट फेमाइन अकर होने लगे इंडिया में, जिसमें से बहुत ही आपका पॉपुलर फेमाइन था आपका बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन आपका 1943 में आया था, जिसमें लगभग 20 लाख लोग जो है अपनी जान गंवा चुके थे बंगाल फेमाइन में। ठीक है, और 20 लाख लोग क्यों गंवा गए भाई? स्टार्वेशन, भूखमरी, हंगर। ठीक है, तो ये क्या था? आपका फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन के कारण हुआ था। और लास्ट वन व्हेन यू विल गो फॉर इट, पार्टीशन इफेक्ट। पार्टीशन में इंडिया जो हमारा था भाई, इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स ने किसमें डिवाइड कर दिया था? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना। वन इज जो है, एक तरफ आपका जो है दोनों तरफ पाकिस्तान डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तरफ क्या हो गया आपका? एक तरफ हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान, और एक तरफ क्या हो गया आपका? वेस्ट पाकिस्तान। सोचिए 82% का पॉपुलेशन इस इंडिया में है, और 65% का जो है कॉमन एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के पास था। भाई ये तो धोखाधड़ी है ना, कि जो है 18% इधर और इधर चले गया पॉपुलेशन, तो 18% ही लैंड भी तो जाना चाहिए था, लेकिन उनके लिए लैंड कितना गया? 35%। अच्छा, इस 35% में भी जो सबसे बेहतरीन लैंड हुआ करते थे, जैसे कि अगर आपको जूट का प्रोडक्शन करना है तो जूट का जो बेहतरीन प्रोडक्शन होता था वो आपका ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, और कॉटन का जो बढ़िया प्रोडक्शन होता था वो कहां चला गया? वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया और भी बैकवर्ड हो गया, क्योंकि उसके मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जा चुका था। ईस्ट पाकिस्तान बाय द वे अब बांग्लादेश के तौर पर है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये आपको शो करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसा स्टेटस था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक थंब दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।